हेलो। हेलो एवरीवन। वेलकम टू डाला एजुकेशन ग्रुप रन बाय मेजर भरत सिंह। स्टूडेंट, हम अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्रैश कोर्स है, जो कि आपका 12 ऑफ मार्च और से लेके 12 ऑफ अप्रैल तक चल रहा है, जो कि आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो ये हमारी जो एनडी और सीडीएसई क्लासेज है, आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर के ऊपर आके और ऑनलाइन हमारे जैसे कि यूट्यूब है या हमारी ऐप है, तो हम हमारी एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो सितंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम आने वाला है एनडी और सीडीएस, उसका नया बैच 1 मई ऑफ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। और ये भी हमारा बैच है, ऑफलाइन भी रहेगा ऑनलाइन भी रहेगा। तो आज का जो हमारी जो सीरीज चली हुई थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इंडियन पॉलिटी, उसके अंदर हम एक नया चैप्टर देखेंगे। मैं ये चैप्टर करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि देखो, ये हमारा एज ए रेगुलर क्लासेस नहीं है। ये हमारी जो क्लासेस होने वाली 2x स्पीड में होने वाली है। ये रिवीजन बैच है, राइट। इसके अंदर हम 10 से 15 मिनट जो आपका जो मेन टॉपिक होता है पॉलिटिकल साइंस का, वो देखेंगे, प्लस में 30 एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम के रेलेवेंट है, चाहे वो एनडी हो चाहे वो सीडी, ताकि आपको एक जनरल आइडिया आ जाए कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। गॉट इट। तो पहले सेम 10 से 15 मिनट आपका चैप्टर, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके साथ। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम डीपीएसपी बोलते हैं। सबसे पहले ही ये क्वेश्चन आता है, सर ये होता क्या है। इस चीज़ का जवाब देने से पहले एक जर्नल इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में दे दूं, फिर हम डिटेल वे में, नॉट मच डिटेल, फिर मैं आपको बताता चलूँगा कि ताकि आपको चीज़ें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो ये आपका जो पार्ट, इस कौन से के अंदर, ये पार्ट नंबर 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट नंबर 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। रहेगा। इनिशियली मैंने कल भी आपको बताया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर कितने पार्ट थे, 22। और आज कितने पार्ट हैं, 25। ये वाला था पार्ट नंबर 3 जो हमने कल किया था, फंडामेंटल राइट्स। वो पार्ट कौन सा था, वो पार्ट 3, पार्ट 3। उसी के आगे और आर्टिकल नंबर कहाँ से तक था, ये 12 से लेके 35 तक। आज वाला जो चैप्टर है उसका नाम है डीपीएसपी। ये है पार्ट 5, 4, पार्ट 4, राइट। और कहाँ से लेके कहाँ तक है, कौन से आर्टिकल से लेके कहाँ तक है, ये 36 से लेके 50। एक बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर डीपीएसपी होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ज़्यादा आपको जो किताबों में लिखी गई उस लैंग्वेज में नहीं जाना है। ये बस डायरेक्शन है फॉर द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द स्टेट। लास्ट चैप्टर मैंने आपको डेफिनेशन दी थी स्टेट की, स्टेट कौन होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो सारी सरकारी संस्थाएं या अर्ध सरकारी संस्थाएं सब क्या कहलाती हैं, स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आ जाती हैं, है ना। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपकी म्यूनिसिपल बॉडीज, पंचायत, ठीक है। तो ये सब किसके अंडर आ रही हैं, ये स्टेट के अंडर आ रही हैं। तो ये क्या करता है डीपीएसपी, ये बस डायरेक्शन है। किस चीज़ की डायरेक्शन है, ये पॉलिसी मेकिंग की। और किसको डायरेक्शन दे रही है, स्टेट्स को, है ना। कि भाई जब आप पॉलिसी बनाओगे तो आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना, राइट। ये प्रिंसिपल आ गए ना, कि जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो आप इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये क्या है, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन। गॉट इट। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे पहले इनका पर्पज क्या था बनाने का या लिखने का, वो चीज़ देख लेते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ डीपीएसपी टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द स्टेट, जो मैंने अभी बताया आपको, है ना, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी एंड द लॉज। वही तो बताया मैंने आपको, पॉलिसी बनाते टाइम इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। भाई जर्नल क्या है, ये डायरेक्शन है। और क्या अचीव होगा इनसे,
ये हमें अचीव होगा सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर। किसका? सामाजिक और आर्थिक वेलफेयर, कल्याण किसका? सोसाइटी का। मेन नेम तो यही है इनका, है ना। अब देखो, देर आर मीन टू एस्टेब्लिश ए जस्ट सोसाइटी इन इंडिया बाय द promoting the welfare of the people, reducing poverty and the ensuring equality। ये इनका काम है कि वेलफेयर करना, कल्याण करना लोगों का। ये पॉलिसीज बना के, पॉलिसी कौन बना रहा है? स्टेट बना रहा है। और डायरेक्शन कौन दे रहा है? डीपीएसपी दे रही है कि आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि आपका जो स्टेट है, और स्टेट की डेफिनेशन मैंने फंडामेंटल राइट्स में बताई थी और इनमें मैं बताऊंगा, हाँ, कि लोगों का कल्याण हो, सामाजिक और आर्थिक उनका डेवलपमेंट हो, सब में बराबरी का दर्जा आए, सबके फाइनेंशियली डेवलपमेंट हो, राइट। ये चीज़ इसमें से भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बस आपको समझाने के लिए है। आपकी एग्ज़ाम के अभी एमसीक्यू जब करेंगे तो आपको पता लग गया। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एम ऑफ डीपीएसपी, करेक्ट? टू एस्टैब्लिश्ड सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर स्टेट, यही है जवाब, है ना। नेक्स्ट बढ़ते। अब आता है कि सम की पॉइंट्स अबाउट द डीपीएसपी। कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें स्टार्ट करने से पहले जानने होंगे। ये है नॉन जस्टिएबल। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? है कि नहीं है। ये बस डायरेक्शन है किनको? स्टेट को। अगर इनके हिसाब से अगर कोई स्टेट क्या नहीं बनाता है, रूल रेगुलेशन नहीं बनाता है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में हम करते थे कि सीधे कहाँ पे चले गए? सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि देखो जी हमारे तो फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने गए हैं और हमें दिलाओ। इनमें ऐसा नहीं है। अगर ऐसी स्टेट कोई फॉर्मेशन नहीं करता है ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, राइट। नेक्स्ट वाला कि सोर्स ऑफ द डीपीएसपी कहाँ से लिया है हमने, कौन से देश से इंस्पिरेशन लेके हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डीपीएसपी वाला पार्ट डाला है। तो कौन सा कंट्री है ये? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ये? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ। नेक्स्ट वाला आपको मैंने आपको बता दिया था, टू टाइप ऑफ डीपीएसपी होती है, उनका काम क्या क्या, एम क्या क्या था। पहले का सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स, वही था ना, सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर ऑफ द स्टेट, बताया था मैंने आपको, हो गया। दूसरा पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल क्या, इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, वही तो था ना आपका, कि इक्वलिटी, सबके पास जस्टिस पहुंचे, है ना, यही बताया था मैंने। आगे देखो, अब आता है कि एक ब्रीफ वे में हमारे डीपीएसपी क्या क्या हो सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जिस भी आपके एग्जाम के रेलेवेंट जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि देखो जी यहाँ पे डीपीएसपी मुझे थोड़ा एक्सपेंड करके या अच्छे ब्रीफली वे में आपको बताना है तो करता रहूँ, और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो भी आपको साथ साथ में बता। गॉट इट। तो ये हमारी जो डीपीएसपी उनकी मैराथन होने वाली है, जल्दी जल्दी मैं आपको करा दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और जो ज़रूरी है वो आपको टाइम टू टाइम में और हर स्टेप के ऊपर मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले ही आता आपका आर्टिकल 30, है ना। कहाँ से स्टार्ट थे ये? 36 टू 51, पहला ही आ गया। डिफाइन स्टेट एंड सेम द आर्टिकल 12, इसके अंदर दे रखे है, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना, वहाँ पे एक दे रखा था आर्टिकल नंबर 12, उसके अंदर डेफिनेशन दे रखी थी किसकी? स्टेट की। तो इसके अंदर भी क्या दे रखा है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट होता क्या है। मैं आपको यही करा देता हूँ कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, राइट। वहाँ पे भी कराया था, यहाँ पे भी आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। कि भाई कोई भी, जब मैंने स्टार्टिंग करने से पहले, कोई भी गवर्नमेंट और सरकारी अर्ध सरकारी संस्था सब क्या कहलाती है? स्टेट के अंडर आ जाएंगी, है ना। जैसे कि नगर निगम है, पार्लियामेंट है, इंडियन स्टेट हो गए, या एलआईसी, ये सब क्या है? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते। देखो वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपलिटीज, ठीक है, अदर स्टैट्यूटरी एंड दी नो स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये किसके डेफिनेशन में आ रहे हैं? और ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 30,
इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़े। देखो अब आता है आर्टिकल 37, अप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। क्या क्या प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन हो सकती है? जो आप रूल और रेगुलेशन बनाएंगे उनको समाज के अंदर कैसे अप्लाई किया जा सकता है ना, राइट? वो सब इसके अंदर किया गया है। वो कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल नंबर 37। नेक्स्ट वाला आर्टिकल 38, इट अथोराइज द स्टेट टू इंश्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये कौन क्या कहता है? स्टेट को बोलता है कि जी आपको हम क्या करते हैं, इम्पावर करते हैं और आपको ऐसे रूल और रेगुलेशन बनानी है ना। क्या हो रूल कि सोशल ऑर्डर बना रहे, कि सोशल ऑर्डर का मतलब कोई ज़्यादा अमीर ना हो जाए, ज़्यादा गरीब ना हो जाए, रिसोर्स का इक्वल बंटवारा, ये तो यही कहने का मतलब है ना। और पूरे समाज का क्या हो, कल्याण हो, तो स्टेट ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाएगा। गॉट इट? इसमें कोई डाउट है? ओके। नेक्स्ट वाला आर्टिकल 39 के अंदर क्या है? सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। जब स्टेट है ना रूल और रेगुलेशन बनाएगा समाज के लिए, तो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल हैं तो उनको फॉलो करेगा पॉलिसीज बनाते टाइम, है ना। ये हम एक बार 39 वाला डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें, और मैं डिटेल में अभी करा देता हूँ मैं आपको, है ना। इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेट की डेफिनेशन 37 वाले के अंदर एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल दे रखी है। 38 के अंदर क्या है? स्टेट को बोला गया है कि आप सोशल ऑर्डर को बना के रखोगे, है ना, कि ताकि समाज का कल्याण हो। यहाँ तो कोई डाउट है? 39 के अंदर क्या बोला कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जब आप पॉलिसी बनाओगे ना, है ना, तो उन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। और वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। 39 वाले हैं ना, वो देखो अभी। देखो क्या कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है जो कि स्टेट आपका रूल और रेगुलेशन बनाएगा, इसको ध्यान रखना है। उन्होंने तो ये तो बोला ना कि स्टेट कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए तो इन चीज़ों को ध्यान। तो सबसे पहले क्या करना है? एडिक्यूट लाइवहुड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1978। ये देखो देखो जी, सबसे पहले जब अगर स्टेट को रूल और रेगुलेशन बनाना है, ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए कि सबको जिंदा रहने के लिए कम से कम इतना तो वेजेस मिले, है ना, उनका प्रबंध हो जाए, है ना। और इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब मेल और फीमेल को इक्वल काम का इक्वल 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 भत्ता मिले, भुगतान हो, है ना। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, बंटवारा सही से हो समाज में। ऐसा नहीं हो कि भाई किसी को ज़्यादा जा रहा है, किसी को कम जा रहा है। अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, ऐसा ना हो कि भाई एक समाज के अंदर सारा पैसा ही जमा हो गया, है ना, दूसरे पास बिल्कुल भी नहीं है, या किसी समाज के किसी भाग को फेवर जा रहा है, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राइट बैलेंस बिटवीन द मैन एंड वीमेन, ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि जो एक मेल और फीमेल के बीच में जो क्या बोलते हैं उनकी मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस न रहे, है ना, इनको इक्वल ट्रीट करना है। नेक्स्ट, प्रिवेंटेशन ऑफ द हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर चिल्ड्रंस, हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का, लोगों का, जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी। तो सर्टेन प्रिंसिपल्स ही हैं, इनको ध्यान में रखते हुए क्या करना है स्टेट को? पॉलिसीज, स्टेट मतलब सरकार ना, अभी कोई भी बॉडी हो सकती है, मैंने बता दिया डेफिनेशन इसको। तो ये है इट, ये है 39। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इसमें से पूछेंगे क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन भी बताता चलूँगा आपको कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल हैं डीपीएस, कौन सी डीपीएसपी के अंदर, है ना, कौन सी डीपीएसपी के अंदर इक्वल रिम्यूनरेशन का पार्ट दिया गया है। एक तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक ये वाला पूछा जाता है कि आर्टिकल 39D राइट बैलेंस बिटवीन दी मैन और वीमेन, टीपीएसपी के कौन से आर्टिकल के और कौन से पार्ट में दिया गया है। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके अलावा लगभग देख, पूछने में तो कुछ भी पूछ सकता है, पर किसी चीज़ की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ना, यहाँ तक तो ये नहीं पूछे गए। 39
ए में देख लेते हैं जो बाद में ऐड किया गया 39 ए। सबसे पहले कौन सी संविधान संशोधन के अंदर ऐड किया गया, ये वाला क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम बनता है कि आर्टिकल नंबर 39 ए, है ना। ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये 42nd वाला 42वां संविधान संशोधन था। कब ऐड किया गया ये, 1976 के अंदर, ठीक है। क्या कंसेप्ट था इसके अंदर, ये था भाई फ्री लीगल एड्स, फ्री लीगल एड मतलब कानूनी सहायता। किनको, जो भी आम जनता है ना, कि भाई कोई गरीब आदमी है, पुअर पर्सन है, कोई गांव से है, अगर उसको कुछ केसेस हो जाते हैं, इट मे बी आपके क्रिमिनल केसेस, इट मे बी आपके सिविल केसेस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उसके पास इतने पैसे हो कि वो कोर्ट में जाके, है ना, आपके जो लॉयर होते हैं उनको हायर कर पाए, तो उसको इतनी जानकारी नहीं होती है, तो वहाँ से कानूनी सहायता। और कब किस में डाला गया था ये आर्टिकल 39 ए के अंदर। बस इतना याद रखो, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बताया गया था भाई गुजरात के अंदर ऐसे कोर्ट लाए गए, बाद में ये चीज़ की गई, बाद में ये कंसेप्ट चलाए गए, है ना। तो इनमें ज़्यादा आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ देखोगे आर्टिकल 39 ए, उसके अंदर क्या दिया गया है, फ्री लीगल एड। और कब ऐड किया गया ये, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इतनी सी बात है, इसे ज़्यादा आप याद नहीं करेंगे, है ना। देखो ये देखो, आप देखोगे यहीं से कर लेना है। 39 ए के अंदर क्या दे रखा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल। इनमें अभी तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। 36 में क्या दिया गया था, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। 37 में क्या दिया गया था, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, है ना। 38 में क्या दिया गया था कि स्टेट जब कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाए तो सोशल ऑर्डर का ध्यान रखिए, इतनी सी बात है। और जब 39 में क्या दिया गया था, कुछ ऐसे सर्टेन प्रिंसिपल बताए थे कि जब स्टेट रूल एंड रेगुलेशन बनाए तो उनका फॉलो करें, है ना। और वो मैंने बता दिया था। कौन सा क्या पूछा जाता है, 39 ए में क्या पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर ऐड किया गया था ये, सॉरी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था ये, 42nd, कब, 1976 के अंदर। और क्या था, फ्री लीगल एड मिले। डन, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली तो, है ना। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये तो मतलब ये लगा लो कि हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, है ना। ये पूछते हैं कि भाई आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि लोकल पंचायतें होती हैं या ग्राम पंचायतें होती हैं, ये वाला कंसेप्ट कहाँ, कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 40। इससे ये भी क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल किसने दिया गया था, गांधी जी ने दिया था। कौन सी वाला, हाँ विलेज पंचायत वाला। तो विलेज पंचायत वाला कंसेप्ट किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। और वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 40, है ना। और वो किसका पार्ट है ये, डीपीएसपी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इम्पोर्ट, ठीक है। ओरिजिनेट ऑफ द विलेज पंचायत, और ये गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी ने ये कंसेप्ट दिया था और ये माना जाता है ना। आर्टिकल 41 क्या है ये, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड दी पब्लिक असिस्टेंस इन दी सर्टेन केसेस। जब सरकार रूल रेगुलेशन बनाएगी, इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि भाई सबको काम मिले, राइट टू वर्क ना, सबको काम मिले। उसके बाद एजुकेशन, सबको बेसिक एजुकेशन मिले ना। पब्लिक असिस्टेंस की ऐसी कुछ सहायता कराई, कौन, सरकार ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए कि भाई लोगों का कल्याण हो। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, आपके जो आपने सुना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स, बुढ़ापा पेंशन, ये इसी के अंदर अंतर्गत आती हैं ये, ओल्ड पेंशन स्कीम। नेक्स्ट वाला आपकी, हमारे तो हरियाणा के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम, विडो पेंशन, ठीक है, डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, है ना। और एक हरियाणा में वो कहा होता है कि रांडों को पैसे मिल रहा है, रांडी अनमेरिड 45 वाले, जो 45 से ऊपर है जिनकी एज होगी और जिनकी अनमेरिड हैं वो मेल, उनको पेंशन मिलती है हरियाणा के अंदर, है ना।
तो ये इसी जो आर्टिकल संविधान ने यही तो है कि 40 के तहत कि ऐसे लोगों को सहायता दी जाए, राइट। इसी के अंदर मनरेगा आ गया, ओल्ड पेंशन स्कीम आ गई। मनरेगा वही तो वही है कि राइट टू वर्क वाला। मनरेगा का मतलब क्या था? महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल गारंटी, राइट। तो वो क्या था? सरकार काम देना चाह रही थी, लोगों को रोजगार देना चाह रही थी। तो तभी तो इस आर्टिकल को अंतर्गत रखते हुए उन्होंने क्या किया, ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए कि लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है ना। तो समझ में आ रहा है आर्टिकल 41 का मतलब क्या था? ठीक है। अब देखो आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्कर एंड द मैटरनिटी लीव। सरकार को जब रूल रेगुलेशन बनाई, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, कोई भी फैक्ट्रियाँ हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, उनका क्या ह्यूमन कंडीशन, मानव एक कंडीशन होनी चाहिए काम करे जहाँ पे। सैनिटेशन मतलब पानी हो, साफ़ सुथरा पानी हो, ठीक है, हवा साफ़ हो, खाना उनको ठीक मिले। ऐसा नहीं कि गैस चैम्बर में आपको उनको घुसा दिया कि मरीज आए वो काम करते करते, है ना। तो ये सब चीज़ें टाइमली उनको आराम दिया जाए। और इसी के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैटरनिटी लीव। और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला बहुत बार पूछा गया है, ये वाला कि कौन से आर्टिकल के तहत मैटरनिटी लीव, है ना, का वाला कंसेप्ट दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 42। और भाई ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टाइम आता है। और मैटरनिटी लीव होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वीमेंस को 26 वीक, 26 हफ्तों की छुट्टी दी जाती है। और वो होती है पेड, पैसे मिलते हैं, सैलरी आती है उसकी, है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये वाला भी क्वेश्चन आपके काफ़ी टाइम पूछा था, गॉट इट, कि कौन से आर्टिकल के अंदर मैटरनिटी लीव वाला कंसेप्ट दिया गया है। समझ गए? ओके। नेक्स्ट वाला, ये वाला 43, लिविंग वेजेस इट फॉर द वर्कर्स। आर्टिकल 40, सरकार ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाएगी कि भाई ऐसा भी ना हो कि जो आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन तो इतना हो कि आटे का भाव ही 200 रुपये के जी हो, और जो आपकी बेसिक जो तनख्वाह है, बेसिक वेजेस हैं लोगों के लिए, और वो पर डे 50 रुपये हो। ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना। तो गवर्नमेंट को ऐसे बोला गया, स्टेट की संविधान बताता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि कम से कम लोगों को, वर्कर्स है, उनको इतनी बेसिक वेजेस दी जाएं कि उनका गुजारा हो जाए, कल्याण हो जाए। ये भी ऐसे रूल रेगुलेशन बनाएंगी, ये कंसेप्ट लागू हो। ये किसके अंदर दे रखा है? 43 के अंदर, है ना। मैटरनिटी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी है। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है। आर्टिकल 43A, है ना। 43 वाला तो भाई पूछा ही पूछा जाता है। इसमें से कैसे पूछ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब ये बोल रहे हैं कि जब इंडस्ट्री लगाते हैं, है ना, तो जो आपके जो वर्कर होंगे, जो लो लेवल पे होंगे, उनको मैनेजमेंट के अंदर भी इंक्लूड करना, आपको मैनेजर बना दिया ना। कि ऐसा ना हो कि उनको ये फील हो भाई हम तो वर्कर ही हैं, हम तो ऐसे ही मजदूरी कराई जा रही है। इसके अंदर बोला गया कि आपको मैनेजमेंट के अंदर भी लेके आना वर्कर को, है ना। अब आ रहा है कि आर्टिकल 43 भी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी लिए भी इनको क्या किया गया, चीज़ें बताई गई। इनके अंदर और भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, और वो मैं आपको अभी यहीं बता देता हूँ, राइट। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अंदर? देखो इसके अंदर देखिए आप, 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एडेड बाई। ये वाला कंसेप्ट था, ये कब ऐड किया गया? ये कि जो वर्कर है हमारे, उनका मैनेजमेंट के अंदर क्या हो, पार्टिसिपेशन रहे। ये ऐड कब किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। और आपको याद आ रहा है, हमने आर्टिकल नंबर 30
9A पढ़ा था, वो भी ये भी सेम ही था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर वो क्या क्या था, वो फ्री लीगल एड ना, कि भाई फ्री लीगल एड को गॉट इट, और सेम ही अभी ये ऐड किया गया था, राइट। ओके, अब देख लो आपको 43B, मैं आपको यही बता देता हूँ 43B, इसके अंदर क्या पूछा जाता है, लास्ट वाला बता दिया उसके अंदर क्या पूछा जा रहा था। इसके अंदर पूछा जाता है कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो ऐड किया गया इसके अंदर 43B, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब, 2011 के अंदर ये ऐड किया गया। आ गया समझ। तो आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 43A और 43B, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाता है। 43B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, और ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन के अंदर ऐड किया गया ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब, 2011 के अंदर। एक तो आपका 43B के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और ये वाला 43A के अंदर कौन सा पूछा जाता है ये आपका, कि कौन से संविधान संशोधन के अंदर ये चीजें ऐड की, है ना, आपको याद रहेगा। ओके, अब देखो आगे वाला, अब आता है 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपका कौन सा ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दी सिटीजन। ये भी क्वेश्चन काफी टाइम पूछा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले ही चीज ये आती है कि कौन सी संविधान संशोधन के अंदर, नोट संविधान संशोधन कि कौन से आर्टिकल के अंदर, DPSP के कौन से आर्टिकल के अंदर ये चीजें हैं, है ना। तो आर्टिकल नंबर 44। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, हमारे पूरे समाज के अंदर और जितने भी सोसाइटी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर एक इंसान के लिए सेम कानून, इंडिया का कोई भी सिटीजन हो उसके लिए सेम कानून, राइट। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबके लिए, हाँ, देश में रहने वाले हर सिटीजन के लिए एक कानून हो, ऐसा ना हो कि भाई हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम। ठीक है, कर लोगे। आगे देखो, अब आता है आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स कराए थे, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला कराया था मैंने कंसेप्ट, है ना। और कौन सा आर्टिकल था वो, आर्टिकल 21A। उसके अंदर क्या था कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिले। यहाँ से हटा के, पहले ही वो किसके अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर था, आर्टिकल नंबर 45 के अंदर, यहाँ से हटा के कहाँ पे डाल दिया गया, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया गया, कहाँ पे, 21A के अंदर डाल दिया गया, याद रहेगा आपको, है ना। और वहाँ भी यहाँ पे क्या कर दिया, 6 वाला एज क्राइटेरिया था, ठीक है, 6 से 14, यहाँ पे कर दिया कि भाई अर्ली चाइल्डहुड केयर करनी है आपको, और उनका एजुकेशन का भी देखना है। कितने साल तक के बच्चे, भाई 6 साल तक के नीचे के बच्चों को आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर का याद रहेगा ये। ओके, अब बात आती है आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड दी अदर वीकर सेक्शंस।
है ना, आपको प्रमोशन करना है, ठीक है, किस चीज़ का, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ SCN, जो हमारी लोअर सोसाइटी हैं, ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाने हैं, है ना, कि उनका एजुकेशनल प्लस में सोशल अपलिफ्टमेंट, याद रहेगा। कौन सा आर्टिकल है ये, 46। 47 क्या है, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या तो इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सरकार को ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने हैं के अंदर क्या हो, उनका लोगों का न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, न्यूट्रिशन अच्छा खाएं, तंबाकू बैन हो, है ना, इंटॉक्सिक चीज़ें ना लें, जो तंबाकू वाकू जो बैन वाला है ना वो सब, करेक्ट, और वो लोगों की पब्लिक हेल्थ। 47 ना, तो सेम है, द स्टेट विल स्ट्रीव बैन ऑन द कंजप्शन ऑफ वाइन, जैसे अभी करते हैं ना, बिहार के अंदर दारू बंद कर रखी है, गुजरात के अंदर दारू बंद कर रखी है ना, तो DPSP के अंदर क्या बोला गया है, स्टेट, सरकार ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए कि लोग दारू ना पिए, कंजप्शन ना करें, इन सब चीज़ों ना। आर्टिकल 47(2) के अंदर, 48 के अंदर क्या दे रखा है आपके, 48 के अंदर क्या है, रिवेल दैट द स्टेट विल बैन स्लटरिंग ऑफ द काउ काफ एंड द अदर मिल्स कैटल, राइट, ये जो हमारी जो गायें हैं या इनके ऊपर जैसे स्लटरिंग और ड्रिंग है बैन करें, राइट। अब आता है आपका 48 की 8 का ही पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री ऑन द साइंटिफिकल, जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो आपका पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री ना, वो भी उसी का पार्ट है, जो साइंटिफिक लेवल के लाइन के ऊपर उन चीज़ों को आगे बढ़ाए, ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने, ठीक है। काउ स्लटरिंग वाला या कोई भी एनिमल स्लटरिंग है वो इसी के अंदर ऐड है 48 के अंदर, राइट। ओके, अब आता है 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट। अब ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट, हमें हमें हमारे जो फॉरेस्ट हैं इनको इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है ना, और सेफ गार्ड करके रखना है, और ये भी संविधान संशोधन के अंदर ऐड किया गया था। कौन सा था ये, 42nd अमेंडमेंट, कब, अब ये यहाँ पे 3 आ गए हैं, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला था, है ना, अब आ गया 39A फ्री लीगल एड वाला, और ये कौन सा 48A, ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते, तीनों को याद रख लोगे आप, जो हमने किया है। अब आ रहा है आपके आप 40 आर्टिकल नंबर 49A, प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट दी आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक नेशनल इंपॉर्टेंस। सिंपल सी बात है कि हमारे भाई ताजमहल हैं, जो हमारे मोनूमेंट्स है ना, जो कि राष्ट्र के रूप में, या वो सब चीज़ें हैं, आपको बचा के रखना है, ऐसा ना कि आप उनकी तोड़ फोड़ कर दो, हमारा धर्म बनता है, और ऐसी ड्यूटी, मतलब स्टेट ऐसा रूल रेगुलेशन बनाए कि जो हमारे जो मोनूमेंट्स है ना, या नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं वो बच के रहें, और ये वाला भी पूछा। आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हमारे जो न्यायिक है ना, न्यायिक संस्थाएं, हाई कोर्ट है, वो न्याय का ही काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं आएगा ना, वो प्रशासन तो नहीं करेगा, या कोई IAS अफसर है वो एक जज वाला काम तो नहीं करेगा। तो इसमें बोला है कि ऐसे रूल रेगुलेशन बनाएगा स्टेट, और स्टेट की मैंने डेफिनेशन बताई थी कल ना? सरकार ऐसे रूल रेगुलेशन बनाएगी कि आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग काम करें। डन। लास्ट वाला आर्टिकल 50 के अंदर, टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए जाएं जहाँ के अंदर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बने रहे, और जो ट्रीटीज जो हमने संधि कर रखी हैं वो अच्छे से कर, राइट। तो ये मेरे हिसाब से एक डिटेल वे में जो भी चीज़ें हैं हमारे DPSP, और एक आदि जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ।
अब देखो ये वाला आपकी स्लाइड वैसे तो डीपीएसपी हमने पूरी पढ़ी ली है। अब ये डीपीएसपी को 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रिंसिपल्स कौन से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, इनको कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले आता आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, है ना। ये आइडियाज ये काम करती हैं जो सोशलिज्म वाली जो थॉट प्रोसेस होती है ना उसके ऊपर। दूसरी आती है आपकी गांधीयन प्रिंसिपल्स और तीसरी लिबरल प्रिंसिपल। और ये आर्टिकल है कौन से आर्टिकल इनके अंदर आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आर्टिकल है 3 भागों में बांटे गए हैं, कौन से के अंदर? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, ये तीनों आपको याद रखना है ना। और जो आर्टिकल मैंने आपको अभी ये करा दिए हैं कि 38 वाला सोशल के अंदर कौन सा आ जाता है, गांधीयन के अंदर कौन सा आ जाता है, और लिबरल के अंदर, याद कर लोगे इनको एक बार पढ़ते टाइम एक बार देख लेना कौन सा गांधीयन है कौन सा सोशलिस्ट, है ना। अब ये देखते हैं हम तो ये तो डीपीएसपी के अंदर दिया गया था। डीपीएसपी के बाहर भी हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी? आर्टिकल 335 के अंदर स्टेट टू कंसिडर दी क्लेम ऑफ SC/ST टू सर्व बट दी मेंटेन एफिशिएंसी इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। हमने क्या देखा था? आर्टिकल नंबर 45 देखा था। 46 के प्रमोशन ऑफ ST एंड SC इन एजुकेशन अपलिफ्टमेंट, सोशली एंड एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट, कि सरकार ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाएगी जिसके अंदर हमारे जो लोअर ग्रुप है सोसाइटी के, जिनको हम SC एंड ST कंसिडर करते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या हो, उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनका कल्याण हो, वेलफेयर हो। तो डीपीएसपी के बाहर भी एक आर्टिकल 335 आता है, उनके अंदर भी ऐसे दे रखा है कि जो SC ST वाले जो ग्रुप है, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार काम करेगी। पर ये भी नहीं होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी है सरकार की कि वो भंग हो जाए, कि सरकार चले ही ना, कि जो डिजर्विंग लोग हैं, ठीक है, वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। ऐसा भी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। ओके, तो ये आर्टिकल 335। आर्टिकल 50A के अंदर क्या दिया गया है? ड्यूटी ऑफ स्टेट एंड अथॉरिटी प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन दी मदर टंग। ये ड्यूटी बनती है स्टेट की डेफिनेशन बताई सरकार की, कि बच्चों को उनको जो प्राइमरी जो लैंग्वेज होती है, प्राइमरी एजुकेशन है, उनकी ही लैंग्वेज में दी जाए। जो मराठी वाले स्कूल है मराठी में दे, राजस्थानी वाले राजस्थानी लैंग्वेज में दे, मलयाली वाले मलयाली स्कूल में जो प्राइमरी बच्चों की एजुकेशन होती है, ये भी ड्यूटी बनती है ना। आर्टिकल 351 के अंदर ड्यूटी ऑफ यूनियन टूवर्ड द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ड्यूटी बनती है स्टेट्स की कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है हिंदी, पर मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है उसके प्रमोशन के लिए कुछ काम भी है जी। डीपीएसपी के बाहर चीज़ें दी गई है ना। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने कल फंडामेंटल राइट्स किए थे कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐसा क्या है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं है, और यार डिफरेंसेस क्या है इनके अंदर। तो एक तरफ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कल हमने किया था। नेगेटिव टू द स्टेट प्रोविजन फ्रॉम द डूइंग द सर्टेन थिंग्स। एक मैंने आपको वर्ड बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ओब्लिगेशन टू स्टेट। मैंने बताया था कि वो स्टेट को काम करने से रोकते हैं कि जी ये ऐसे ऐसे रूल नहीं बनाने हैं, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी क्या है? पॉजिटिव टू स्टेट, ऐसी पॉजिटिव चीजें बता रही है ना कि देखो जी, वो बोलते हैं कि सरकार को ऐसे रूल नहीं बनाने, ये बोल रहा है कि सरकार को रूल बनाने हैं, तो ये पॉजिटिव हो गए। एक तो ये है। जब मैंने बोला आपको, कल मैंने एक बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर हमसे छीन लिए जाए तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? सीधे कहाँ जा सकते थे हम? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट से आर्टिकल को से एम्पावर किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल नंबर 32। और आपके जो हाई कोर्ट्स हैं उनको 226 226 के तहत जो हाई कोर्ट है उनको पावर दी गई थी, ठीक है, कि आप कैसे कैसे सुनोगे। ये क्या है? नो, जब आप क्या है कि अगर गवर्नमेंट है
इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले, ठीक है। तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब क्या है, इनका एम क्या था फंडामेंटल राइट का? एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इनका कंपैरिजन आता है तब मैं करा रहा हूँ। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इनका सोशल एंड इकोनॉमिकल। ये मैंने बताया था चैप्टर के पहले, सबसे पहले ही। नेक्स्ट वाला देखो, अब आता है फंडामेंटल राइट्स वाला, पर्सनल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी बेस्ड। वो तो इंडिविजुअल के भी थे ना, कि भाई एक इंसान के ऊपर, ये तो कम्युनिटी की, पूरी कम्युनिटी के लिए रूल रेगुलेशन बना रहे हैं। इनके अंदर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। इनमें क्या पढ़ा था कि लगभग जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको लागू करने के लिए कोई और अलग से रूल रेगुलेशन नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको लागू करने के लिए हमें अलग से रूल रेगुलेशन पास करने होते हैं, है ना। कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर लॉ इनवैलिड विच इज वोलेशन। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है और पार्लियामेंट ऐसे कोई रूल रेगुलेशन बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैं वो बाउंड होते हैं, उनको मजबूरी में, ठीक है, फोर्सफुली उसको वो रूल रेगुलेशन कैंसिल करने पड़ते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है ना। लेकिन इनके अगेंस्ट बना दिया तो उसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि चलो भी कोई बात नहीं, ठीक है, पर उसको डायरेक्शन दे देगा कि देखो ऐसे स्टेट्स को ऐसे नहीं करना है, ये ठीक बात नहीं है ना। लेकिन इनमें तो इनवैलिड करना ही पड़ेगा आपको फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो ये थी आपकी पूरी डीपीएसपी ए टू जेड, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है आपको अच्छे से समझ। इनकी एमसीक्यू भी कर लेते हैं 10 से 15 मिनट, 30 एमसीक्यू कर लेंगे हम, तो वो राइट कर ले एक बार इनको। तो जो हमारे 30 एमसीक्यू होने वाले हैं डीपीएसपी के अंदर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने कराया था, पार्ट नंबर कितना था वो, पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, बी आ जाएगा। अब बात आ रही विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरी पर्पज ऑफ डीपीएसपी। प्राइमरी पर्पज मैंने क्या बताया था, सेकंड ही स्लाइड में बताया था मैंने आपको, क्या, टू गाइड द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट्स। डायरेक्शन देना किसको, स्टेट को, किस चीज़ के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना है, वही तो डीपीएसपी, ठीक है। टू गाइड दी गवर्नेंस एंड द पॉलिसीज टू ऑफ द स्टेट, टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या ये था, बहुत ऑब्वियस सी बात है, नहीं है ये। टू रेगुलेट इलेक्शंस, नहीं है। टू डिफाइन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या नहीं बात है। थर्ड वाला देखो, द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर, क्या है ये, जस्टिसेबल है ये, नहीं है। नॉन जस्टिसेबल है ये वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। ओनली फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, ये तो स्टेट की डेफिनेशन दे दी थी ना आर्टिकल 36 के अंदर। क्या बोला गया था कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आपको क्या क्या आ रहे हैं, सारी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं सभी इसके अंदर है, ठीक है। इन्फोर्स बाय द लॉज, ठीक है। तो ये सब चीजें डन। आगे देखो आप, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अलग अलग दे रखे हैं इसमें अंदर आपके, पार्ट नंबर 4 36 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है ये, 51 तक। यहाँ पे कौन सा डीपीएसपी का पार्ट है, कौन सा आर्टिकल, 36 है, 32 नहीं है, ये तो फंडामेंटल राइट है। 51 क्या है, ये अलग से पार्ट दिया गया है उसके अंदर, है ना। आर्टिकल 40 भी नहीं है, अलग से दिख रहा है आपको। द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी ऑफ द पॉलिसी वाज बोरो फ्रॉम विच कंट्री, कहाँ से लिया गया था ये, कहाँ से लिया गया था आपका, आयरलैंड, है ना। अब देखो नीचे वाला, विच ऑफ फ्लोइंग नोट ए गोल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा गोल नहीं है इनका, प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है या नहीं है ये, ठीक है, ओके। अचीविंग इकोनॉमिक जस्टिस, क्या है ये, है। इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द टू बी सिटीजन्स, नहीं है ना, ठीक है। इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, जब हमने एम पढ़ा था ना कि भाई इनका सोशल और इकोनॉमिकल तो मेन ही है, और जस्टिएबल जस्टिस और ये सब चीज़ें, क्या चीज़ें हमने देख पढ़ी थी ये सब,
आप क्वेश्चन फ्रेम करने आ रहे हैं, अभी समझ में आ रहे हैं कैसे पूछे जा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट वाला देखो आप। अब विच ऑफ फ्लोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम टू सिक्योरिंग ए लिविंग वेजेस कंडीशन ऑफ द वर्कर एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वर्कर्स? बताओ, वेजेस वाला था ना, किसमें था ये? आपके आर्टिकल नंबर 41 के अंदर क्या था? राइट टू वर्क था वो, ठीक है, राइट टू वर्क वाला था। और जो भी सोसाइटी के अंदर आपकी चीज़ें, एजुकेशन वाला था, ठीक है, और सोशल एड, जो भी आपका ना कि पेंशन स्कीम्स है वो 41 के अंदर, है ना। और आपके 39 के अंदर क्या था? सर्टेन प्रिंसिपल आपको फॉलो करने, वही था। 38 के अंदर क्या था आपका? बताओ मुझे। 38 के अंदर भी दिया गया था ना कि आपके जो जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी पूरी लिस्ट क्या क्या हो सकती है ना। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये 43 के अंदर। डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर क्या है ये? बाइंडिंग ऑन द स्टेट। क्या ऐसा है भाई? ऐसा है क्या? बाइंडिंग है वो? नहीं, बस वो तो क्या दे रखी, इंस्ट्रक्शन दे रखी है, बताई थी मैंने आपको। ओके, नोट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, क्या ये बात सही है? ओके, ये बात सही है। बाइंडिंग ओनली टू द यूनियंस, ऐसा है? जब स्टेट की डेफिनेशन बताई थी मैंने, आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर? 36 के अंदर। तो ये भी गलत, बाइंडिंग ओनली टू दी स्टेट्स, ऐसा नहीं है। राज्यों के ऊपर, स्टेट के ऊपर, एक स्टेट की डेफिनेशन वर्ड बताया था आर्टिकल 36 के अंदर, बच्चे यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट सब। गॉट इट? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट दी स्टेट शैल स्ट्रीव टू प्रोवाइड एडिक्वेट लाइवलीहुड फॉर दी ऑल दी सिटीजन्स? बताओ मुझे। नहीं 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 नहीं, ये बताओ। कौन सा? 38 था? नहीं था। उनके अंदर आगे कौन बता रहा है मुझे? देखो अब इसके सभी का अलग अलग आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ फ्लोइंग ए डायरेक्टिव डीपीएसपी कंसर्न द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन? ये डिटेल में कराया था मैंने। कौन सा? 45 कराया था मैंने। आर्टिकल नंबर 45 है, 6 साल तक के नीचे के बच्चे होते हैं एज में, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर उनके लिए थी। और यहाँ से पहले पहले कौन सा था यहाँ पे आर्टिकल? आपके 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और जो बाद में ऐड कर दिया गया कहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स। कौन सा राइट था ये? 21A। कब? 86 CAA 2002, यही था, फंडामेंटल राइट्स किए थे ना, यहाँ से उठा के वहाँ पे ऐड कर दिया। विच डीपीएससी रिक्वायर द स्टेट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट? बताओ, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन रहेगा वर्कर्स का। 43A कैसे? और ये कब ऐड किया गया? ये तो आप आंसर देख ही रहे हो ना। कब? 42 1976 के अंदर। हाई, ओके, नेक्स्ट वाला। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर प्राइमरीली एम्ड एट, क्या है उनका? फंडामेंटल राइट्स, क्या है ये? एम क्या है उनका डीपीएसपी का? गवर्नेंस एंड द वेलफेयर। अभी पूरे वो तो पढ़ लो। इलेक्शन प्रोसीजर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये राइट, है ना। ओके ओके, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल 39A डील विद 39A, ठीक है, प्रोविजन एडिक्यूट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड,
ठीक है। इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, इंश्योरिंग जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन, नहीं है ना ये, तो इसके किसके अंदर आ रहा है ये, इक्वल फेयर इक्वल, मैंने बताया था आपको सब करने से पहले, 39 के अंदर आता है। विच ऑफ फॉलोइंग डीपीएसपी डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बताओ सबसे पहले। फंडामेंटल राइट एज जस्टिसएबल विच डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसएबल, क्या ये सही है? ओके, डीपीएसपी आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, वेयर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट, क्या ये बात सही है? क्या था यहाँ पे, डीपीएसपी नॉट इन्फोर्स, कि डीपीएसपी क्या है, कोर्ट के द्वारा अगर सरकार रूल और रेगुलेशन नहीं बनाई जाती तो उनको फोर्स नहीं करती है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ, अगर आपसे छीनते हैं या आपको कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन बना देते हैं अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स, उनको क्या कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है ना, कैंसिल कर दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, वाई डीपीएसपी आर ए लिस्ट ऑफ दी राइट्स, क्या ऐसा है, डीपीएसपी राइट्स हैं, नहीं है वो, है ना। और क्या फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमारी क्या, वो ड्यूटी हमारी, वो ड्यूटी नहीं हमारी, भाई तो राइट्स हैं वो, और नॉन ऑफ दी वो, आपको ये पता ही लग रहा होगा। देखो, डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी एम एट द प्रमोशन ऑफ, किसका प्रमोशन, ठीक है, पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल वाला किसमें था ये, या मेन एम क्या था, फंडामेंटल राइट्स वाला ना, मेन एम क्या था फंडामेंटल राइट्स का, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। इकोनॉमिकल और ये सब किसका था, ये सोशल जस्टिस किसका था, ये डीपीएसपी का, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइट। विच ऑफ फ्लोइंग प्रिंसिपल मेंशन इन द आर्टिकल 47, 47 वाला बताओ आप, अल्कोहल वाला ना। 45 वाला क्या था, बच्चों वाला था, कि 6 साल तक के छोटे बच्चे, उनका अर्ली लाइवलीहुड, सॉरी चाइल्डहुड लाइव केयर था उनका, ये 45 वाला था। 46 वाला SC/ST वाला था, उनकी एजुकेशन और सोशल अपलिफ्टमेंट के अंदर। 47 वाला क्या था आपका, ये वाला, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल या पब्लिक हेल्थ वाला था, कि कंजप्शन नहीं, ये आपको दारू वारू या सल को भी इंटॉक्सिक है वो चीज़ें कंजप्शन नहीं करनी है, ऐसे था। 48 वाला क्या था, कि एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है जी साइंटिफिक लेवल के ऊपर, है ना, और उसके अंदर काउ स्लॉटरिंग और ये सब था, उनके ऊपर बैन था, ऐसा ही था। ओके, विच ऑफ आर्टिकल रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC and ST, कौन सा, अभी बताया मैंने 46, भाई SC and ST अभी बताया ना, कौन सा, द टर्म वेलफेयर स्टेट इज एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग, डीपीएसपी का काम ही क्या है, वेलफेयर, है ना। विच ऑफ फ्लोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कौन से आर्टिकल के अंदर पढ़ा था हमने, कौन से आर्टिकल 51 के अंदर। विच आर्टिकल मैंडेट द स्टेट टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या था यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि इंडिया के जो भी सिटीजन है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी का किसी भी रिलीजन से हो, सबके लिए सेम कानून, है ना, आर्टिकल 44। अब देखो, विच ऑफ फ्लोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 48, 48 बताओ, मैंने अभी बताया था जस्ट 1 मिनट पहले, वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट वाला ना, प्रोटेक्ट करके रखना है ना। पर ये आता था ए के अंदर, जो ऐड किया गया था, हमने देखा था ये, हाँ ए, आपका 48 के अंदर 3 चीज़ें दी गई थी, एग्रीकल्चर वाला, काऊ वाला, और 48 ए के अंदर कौन सा ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, प्रमोशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड दी फॉरेस्ट, 3 चीज़ें थी ना, काउ स्लॉटरिंग और ये सब, प्लस में एनिमल वाला, कि जो आपको आपका एग्रीकल्चर है वो एक साइंटिफिक लेवल में आगे बढ़ाना है, प्लस में ये वाला 48 ए, ऐसा ही था।
आगे देखो, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिंग ए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, ये बताओ आर्टिकल 42, भाई ह्यूमन कंडीशन पानी है, सैनिटेशन, ऐसी ऐसी जगह पे काम करना। द एम ऑफ डीपीएसपी इज द एस्टेब्लिश्ड ए, कौन सा, वेलफेयर स्टेट, तो 2-3 बार आ गया है। अब देखो, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए डीपीएसपी, नहीं है इनमें से कौन सा, टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड द जस्टिस, क्या ये है? ठीक है, सोशल ऑर्डर तो मैंने बताया था ना आपको, और जस्टिस भी बताया था आपको, 2 वर्ड। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, क्या ये है, किनके लिए? ओके, इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी, क्या ये है? टू प्रमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ये है। ओके, ठीक है, आंसर इज DPSP of state have been classified into how many groups? मैंने बताया था आपको कि DPSP of the state policy have classified into how many groups? ग्रुप ये आई थिंक 3 है, सोशल वाला, सॉरी सोशल वाला, ठीक है, गांधीयन और लिबरल, यही बताया था मैंने आपको, ठीक है, ओके। Which of article of Constitution of India related to the promotion of economic interest of scheduled caste, scheduled tribe, ये तो था ही हमने, कौन सी वाला था ये? 47 है ये, 46, अंडर विच ऑफ आर्टिकल ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर, 45 वाला, ये हो चुका है, बार बार आ रहा है अभी ये। विच ऑफ फ्लोइंग प्रिंसिपल कंटेन आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यही है? नहीं, नहीं ये गलत है ये, नहीं नहीं गलत है, ये गलत है, ठीक है। इक्वल पे यानी इक्वल, ये हम तो कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, पर 39 के अंदर वो आपको फ्री लीगल एड वाला दे रखा था, है ना, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा गलत है। वी डज आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोकस ऑन, ये गलत है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं आपकी ना। द लास्ट वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द स्टेट टू वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, किसके अंदर, वीकर सेक्शन के अंदर, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी के थ्रू बोल रहा है कि भाई हमारे जो लोअर सोसाइटी उनके लिए काम करें हम, लोअर के लिए बोला था हमने, ठीक है, और जो लोगों का कि इकोनॉमिकल जो इंस्टेबिलिटी है, डिफरेंसेस है, उनको कम करें, ऐसा ही था वो, ठीक है। वीकर सेक्शन के लिए बोला है, हायर वाला तो क्या ही। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही है ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा ना तो पूछे जाते हैं, और एक आधी चीज़ थी वो मैंने आपको चैप्टर के साथ, तो इसके साथ चैप्टर का एंड, तो थैंक यू।